हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये रैंडम प्रोसेस का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करें मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर हम देखेंगे क्रॉस कोरिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे कि अगर 2 रैंडम प्रोसेस को ऐड करते हैं तो थर्ड रैंडम प्रोसेस क्या बनती है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा इस वीडियो का कंटेंट रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, आपको पता है कि आर एक्स एक्स टाओ, आर एक्स एक्स टी वन कोमा टी टू, ये ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, अगर मैं टी वन को टी पुट कर लूँ और टी टू को टी वन प्लस टाओ पुट कर लूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है, कि ये जो होता है ना आर एक्स एक्स टाओ, आर एक्स एक्स टाओ अगर ये है, तो अगर आप आर एक्स एक्स माइनस टाओ भी लिखोगे ना, माइनस टाओ लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, कि आप यहाँ पे प्लस टाओ लिखो या फिर माइनस टाओ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको डिले बोलते हैं। तो आप चाहे डिले करो या फिर एडवांसमेंट करो, प्लस करोगे तो एडवांसमेंट, डिले करोगे तो माइनस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इवन फंक्शन, ऐसे लिखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं कि जो आपके पास ऑटो कोरिलेशन होता है ना, आर एक्स एक्स टाउ, ये क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है, इवन इन टाउ, कि टाउ के रिस्पेक्ट में इवन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर आप टाउ को 0 पुट कर दो, टाउ को 0 पुट करो यहाँ पे, तो अगर मैं टाउ को 0 पुट करूँगा देखना तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा। तो आप देख रहे हो आर एक्स एक्स टाउ, अगर क्योंकि टाउ की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ठीक है, टाउ की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट कर दी तो यहाँ से आप देख रहे हो ये क्या बन जाएगा, ई एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, ये बन जाएगी ई एक्स स्क्वायर टी, ई एक्स स्क्वायर टी। ये क्या बन गई, मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होती है, पावर के, आपको पता है ना, टोटल पावर, टोटल एवरेज पावर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आर एक्स एक्स ज़ीरो ये डिफाइन करेगा किसको, ये किसको डिफाइन करेगा, एवरेज पावर को। हमेशा ध्यान में रखना, एवरेज पावर भी बोल सकते हो या फिर मीन स्क्वायर वैल्यू बोल सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हुई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये 2 प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आपके पास, कि आर एक्स एक्स टाउ, आर एक्स एक्स टाउ ये हमेशा छोटा रहेगा या फिर इक्वल आएगा आर एक्स एक्स ज़ीरो के। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो आपके पास 0 पे, 0 मतलब टाउ की वैल्यू 0, टाउ 0 मतलब टाउ की वैल्यू आपने अगर आज 0 पुट की और ये नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए, ठीक है, अदर देन 0, तो आप देखोगे हमेशा जो आर एक्स एक्स 0 होता है ना, वो नॉर्मल वैल्यू से हमेशा बड़ा भी आता है। इक्वल कब आएगा, जब ये 0 बन जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई। सबसे पहले इवन होता है, इवन फंक्शन इन टाउ। सेकंड होता है कि जब टाउ को 0 पुट कर दोगे तो वो पावर बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आर एक्स एक्स 0 पावर को डिनोट करेगा, रैंडम प्रोसेस की पावर को डिनोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आर एक्स एक्स टाउ, ये हमेशा से छोटा रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी ये क्या होता है कि अगर एक्स ऑफ टी में अगर डीसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट, ठीक है, एक्स ऑफ टी में क्या है, डीसी कंपोनेंट, तो आपके पास आर एक्स एक्स टाउ के अंदर, ठीक है, डीसी कंपोनेंट कुछ मान लो सपोज एक्स नोट, तो आर एक्स एक्स टाउ के अंदर एक्स नोट स्क्वेयर एग्जिस्ट करेगा। तो आर एक्स एक्स टाउ के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स नोट का स्क्वायर, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फिफ्थ, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी में, एक्स ऑफ टी क्या है यहाँ पे, रैंडम प्रोसेस, ध्यान रखना, अगर एक्स ऑफ टी में आपके पास कोई साइनोसॉइडल कंपोनेंट है, ठीक है, कोई साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड नहीं, पीरियोडिक लिखेंगे, कोई भी पीरियोडिक कंपोनेंट हो सकता है। अगर एक्स ऑफ टी में कोई पीरियोडिक कंपोनेंट है, पीरियोडिक, तो आपके पास जो आर एक्स एक्स टाउ आएगा उसमें भी, इसमें भी क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा। अगर यहाँ पे पीरियोडिक है तो यहाँ पे भी पीरियोडिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, याद है आपको, एक्स ऑफ टी क्या था, एक्स ऑफ टी था ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये था। तो आपने देखा था इसका आर एक्स एक्स टाउ क्या आया था, आर एक्स एक्स टाउ, तो आपने देखा था उसकी वैल्यू आई थी ए स्क्वायर बाई 2 कॉस ओमेगा टाउ। तो ये भी तो एक पीरियोडिक कंपोनेंट है ना, टाइप टाउ का फंक्शन है तो पीरियोडिक कंपोनेंट है। तो पॉइंट ए, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों क्या थी, सेम थी। एक चीज़ और इसको तो याद ही कर लेना, ए कोस ओमेगा टी प्लस थीटा या फिर ए
साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, दोनों में से कोई भी आ जाए, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, इन दोनों का ऑटो कोरिलेशन यही बनेगा। इसको याद ही कर सकते हो आप, इसको याद ही कर लेना कि अगर ऐसा कुछ बने तो इसका ऑटो कोरिलेशन क्या रहेगा, ये बनेगा। ठीक है, चलो ये तो याद की बात होगी। हमें प्रॉपर्टी से डील करना भी फिलहाल कि एक्स ऑफ टी के अंदर अगर पीरियोडिक कंपोनेंट रहेगा तो आर एक्स एक्स टाओ के अंदर भी पीरियोडिक कंपोनेंट रहेगा, में भी पीरियोडिक कंपोनेंट आएगा विद सेम फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, सिक्स प्रॉपर्टी कि अगर आप आर एक्स एक्स टाओ के अंदर लिमिट अप्लाई करते हो टाओ अप्रोच टू इन्फानाइट, तो ये वैल्यू बन जाएगी जीरो। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो। इसके दो केस होते हैं, ये वैल्यू जीरो तब बनेगी, ठीक है, ये वैल्यू जीरो तब बनेगी इफ एक्स टी डज नॉट हैव DC as well as पीरियोडिक कंपोनेंट कि ना तो उसके पास कोई पीरियोडिक कंपोनेंट है एक्स टी के पास और ना ही उसके पास DC कंपोनेंट है। उस टाइम के ऊपर जब आप टाओ को इन्फाइनाइट अप्रोच कराओगे ना तो आर एक्स एक्स टाओ की वैल्यू आ जाएगी जीरो। सपोज उसके पास DC कंपोनेंट था तो आपके पास आर एक्स एक्स टाओ, ध्यान रखना, आर एक्स एक्स टाओ लिमिट टाओ अप्रोच टू इन्फाइनाइट ये बराबर आएगा एक्स नोट के स्केयर के। भी थोड़ी देर पहले बताया था, कह रहा है अगर एक्स टी के अंदर DC कंपोनेंट है तो आर एक्स एक्स टाओ के अंदर क्या रहेगा, DC कंपोनेंट का स्केयर रहेगा। तो इन्फाइनाइट पुट करने से इस कंपोनेंट थोड़ी जाएगा, DC की वैल्यू तो मेंटेन रहेगी। तो आप ध्यान रखना कि जब भी लिमिट टाओ अप्रोच टू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जीरो बन जाएगा। कब, इफ एक्स टी डज नॉट हैव DC एज वेल एज पीरियोडिक कंपोनेंट, ठीक है। ना तो एक्स टी के पास आपके पास कोई DC कंपोनेंट था ना ही पीरियोडिक कंपोनेंट था, उस केस के अंदर जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन अगर आपके पास उसके अंदर कोई DC कंपोनेंट था, यहाँ पे पीरियोडिक अभी भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे पीरियोडिक अभी भी नहीं है, सिर्फ DC कंपोनेंट अगर था तो जब आप इन्फाइनाइट पुट करोगे तो DC का स्केयर क्या करेगा, वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी हमारे पास किसकी, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की। आपको समझ में सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अभी क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे गेट के दो, फिर आएंगे क्रॉस कोरिलेशन भी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। ओके, तो ये हमारे पास गेट 16 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं रीड कर देता हूँ इधर, ठीक है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। क्या पूछा आपसे, ये कहता एक्स ऑफ टी इज WSS वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस एक्स टी विद ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एज आर एक्स ऑफ टाउ, ठीक है। फाइंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ वाई ऑफ टी। ये जो वाई ऑफ टी आउटपुट है इसका ऑटो दैट इज मतलब आर वाई टाउ निकालो, कितना आएगा आर वाई टाउ, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन गिवन थे वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। अभी पॉइंट ये है, सीधा इसका डायरेक्ट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ से वाई ऑफ टी निकालूंगा पहले, तो वाई ऑफ टी किसके इक्वल आएगा बताओ, ये एक्स ऑफ टी डायरेक्टली चला गया, ये एक्स ऑफ टी नीचे डिले के साथ है, डिले मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अगर एडवांसमेंट लिखा होता तो प्लस कर देते, ऊपर से कौन आया एक्स ऑफ टी, ऊपर से कौन आ जाएगा एक्स ऑफ टी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वाई ऑफ टी किसके इक्वल आया, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है आर वाई टाउ। तो आप बता सकते हो आर वाई टाउ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई ऑफ वाई ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी प्लस टाउ, ये इसके इक्वल रहेगा, ठीक है, ये इसके इक्वल रहेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी वाई टी की यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे वाई टी अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, ई ऑफ कितना आएगा बताओ, वाई टी की वैल्यू सेम लिख दो। ये काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो आर वाई टाउ किसके इक्वल आएगा, आर वाई टाउ, देखो ये आ जाएगा ई ऑफ वाई टी तो एज इट इज आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ वाई टी प्लस टाउ के साथ। तो जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ टी प्लस टाउ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस टाउ माइनस एक्स ऑफ टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे होगी क्लोज, ओके। तो पॉइंट ये है, इसकी एक ब्रैकेट, इसकी एक ब्रैकेट और आएगी, ठीक है, एक ब्रैकेट और आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं लिखूँ, ओवरऑल थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि पूरा कवर हो सके ये, ठीक है, ताकि पूरा कवर हो सके। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, आर वाई टाउ कितना बनेगा, यहाँ से देखो ये बन जाएगा ई ऑफ अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, ठीक है। जब मैं इसको इससे करूँगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स ऑफ टी, ठीक है, इंटू एक्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट।
जब मैं इसको इससे करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है, टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, टी प्लस टाउ। और जब मैं इसको इसके साथ करूँगा तो क्या बनेगा, प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, है ना, इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट। ओके, ये होगी ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन गया। अब देखो अगर आप ध्यान से, अगर मैं ई को अंदर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ई मैंने आपको पहले बताया था ये लीनियर ऑपरेटर होता है, डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। तो मैं यहाँ से आर वाई टाउ क्या बताओ लिख सकता हूँ ऐसे, ये देखो ये क्या बनेगा, ई एक्स ऑफ टी, ये बन जाएगा ई एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, ठीक है। फिर आगे चला जाएगा माइनस ई एक्स ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट, ठीक है। फिर चला जाएगा माइनस ई एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, ओके। और फाइनली इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, ई ऑफ, इसको मैं नाम देता हूँ कुछ, क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं इसको, तो ई ऑफ ए लिख दिया मैंने। ये जो पूरा फैक्टर है क्या बन गया, ये मैंने ए मान लिया, क्योंकि बड़ा लग रहा है ना इधर लिखने के लिए, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है लिखना, तो पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको ए मान लिया हमने सारे फैक्टर को, ठीक है, इसको हमने क्या पुट कर लिया, ए, ओके। तो देखो इधर इसको ध्यान से देखो, आपको पता है एक्स ऑफ टी वाइड सेंस स्टेशनरी का मतलब होता है कि आप इनका ऑटो कोरिलेशन के अंदर इन दोनों का क्या आएगा, गैप आएगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको, आर एक्स, इन दोनों का गैप बताओ कितना आएगा, इन दोनों का गैप टाउ आएगा, टाउ लिख दिया, माइनस इसको देखो, इसको क्या लिखूंगा, आर एक्स, इन दोनों का गैप बताओ कितना बन रहा है, ये बन रहा है टाउ माइनस टी नॉट, है ना, बिल्कुल सही। और इधर देखो माइनस आर एक्स, इन दोनों का गैप बताओ, इन दोनों का गैप, तो जब मैं इन दोनों का गैप चेक करूँगा कितना दिखाई दे रहा है, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो टी प्लस टाउ में से मैं माइनस कर दूंगा टी, और ये बन जाएगा प्लस टी नॉट। तो कितना बन गया, टी से टी कैंसिल हो गया, देखो क्या बन गया, टाउ प्लस टी नॉट। आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ ये चीज़ कि इसका कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो प्लस ई ऑफ ए मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखो, टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट, ठीक है, टी प्लस टाउ माइनस टी नॉट में से टी माइनस टी नॉट माइनस करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, टी माइनस टी नॉट, तो इसमें भी है टी माइनस टी नॉट, सिर्फ टाउ बचेगा, तो बन जाएगा आर एक्स ऑफ टाउ। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास बन जाएगा 2r एक्स ऑफ टाउ माइनस आर एक्स ऑफ टाउ माइनस टी नॉट माइनस आर एक्स टी प्लस टी नॉट। तो ये आपके पास एक ऑप्शन था, वहाँ पे जो मैंने ऑप्शन क्योंकि लिखे नहीं है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन अवेलेबल था, तो ये आपके पास क्या बन जाता, आंसर बन जाता। तो आप देख रहे हो बहुत इजी सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, सिंपल थोड़ा हवा सा बना रहता है, रैंडम प्रोसेस आप देख रहे हो, बहुत ईजी चीज़ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गेट का 16 का 2 मार्क्स का, वो भी, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। अभी देखते हो उसको। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 16 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ क्या था। कहता है एक रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी वो बराबर दे रखा है 3vt माइनस 8, जहाँ पे vt एक जीरो मीन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है। vt भी क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है जिसका मीन जीरो है और वो स्टेशनरी है, और उसका जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो भी आपको गिवन था। तो आपको क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पावर इन एक्स ऑफ टी। जब भी पावर की बात आएगी तो सिंपल सी बात है यार, पावर का मतलब क्या होता है, पावर प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आर एक्स ऑफ ज़ीरो को क्या बोलेंगे, ई आपको याद है, ई एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, ये बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो अब पॉइंट ये है कि अगर मुझे ई एक्स ऑफ टी का स्क्वायर करना है और वहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या, वैसे देखो अगर मैं पहले क्या लिखता, ई एक्स ऑफ टी इंटू ई एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, फिर टाउ को जीरो पुट कर देता तो सिंपल पावर ही बनती। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये पावर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डायरेक्ट पुट करो यहाँ पे, ये क्या लिखूंगा, देखो ई एक्स ऑफ टी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा 9v स्क्वायर टी माइनस 8 से 24 और 24 दूनी 48 वी टी, ठीक है, और प्लस 64, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, देखो इसको ई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना 9e वी स्क्वायर टी, ठीक है। और जब यहाँ पे अप्लाई करोगे माइनस 48 ई ऑफ वी टी, और जब आप 64 के ऊपर ई को अप्लाई करोगे तो 64 आएगा, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर होता है वो सेम वैल्यू देता है जो भी आपके पास
इसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट की, ठीक है। तो पॉइंट इसको ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये पावर इन वी है, पावर इन वी टी। अब देखो इस पावर को निकालने के लिए आपको आर वी टाउ गिवन है, आर वी टाउ। तो अगर मैं इस आर वी टाउ के अंदर, अगर मैं आर वी टाउ के अंदर आर वी ज़ीरो फाइंड आउट कर लेता हूँ, आर वी ज़ीरो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर वी ज़ीरो की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो अगर आर वी ज़ीरो पुट करूँगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी और ये 4 आ जाएगा। तो ये होएगी ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा ई ऑफ वी स्केयर टी, समझ रहे हो, ये किसके इक्वल आएगा, ई ऑफ वी स्केयर टी। तो इसका मतलब वी स्केयर टी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, और अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना आएगा, देखो ये बन जाएगा 9 इंटू 4, या मल्टीपल 9 इंटू 4। अब देखो ये क्या बनेगा, मीन ऑफ वी टी, जीरो मीन दे रखा है तो ये पार्ट हो गया 0, और फाइनली क्या ऐड कर दोगे उसके अंदर 64। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 वोल्ट। तो आप देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन आता है गेट के अंदर, ठीक है, रैंडम प्रोसेस से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। होपफुली आपको ये समझ में है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे गेट का प्रीवियस ईयर ही। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा बीच में। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्रॉस कोरिलेशन। क्रॉस कोरिलेशन का मतलब है, देखो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ऑटो कोरिलेशन। क्रॉस कोरिलेशन के अंदर बस दो रैंडम प्रोसेस होंगी, एक होगी एक्स ऑफ टी और एक रहेगी आपके पास वाई ऑफ टी, दो रैंडम प्रोसेस रहेंगी। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन। तो पॉइंट ये है, क्रॉस कोरिलेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको लिखते हैं आर एक्स वाई, ठीक है। अगर ऑटो कोरिलेशन होता तो आर एक्स एक्स, अगर क्रॉस कोरिलेशन है तो आर एक्स वाई ऑफ टाउ। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये कैसे डिफाइन होगी, ये आएगा ई ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी प्लस टाउ। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बाद में लिखा जाता है उसी के अंदर प्लस माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क होता है। तो ये तो पहले तो ये सबसे पहले ये समझो ये क्रॉस कोरिलेशन है। अब इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्रॉस कोरिलेशन मतलब दो अलग अलग सिग्नल हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, सॉरी उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस कोरिलेशन। जस्ट चेकिंग करनी है आपने कि उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो पॉइंट इतना सा है कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, मतलब सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास आर एक्स वाई टाउ ये बराबर नहीं आएगा आर एक्स वाई माइनस टाउ के। ध्यान रखना ये इवन फंक्शन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये बराबर कब आएगा, अगर आप ऐसे लिखोगे आर एक्स वाई ऑफ टाउ ये बराबर आएगा आर वाई एक्स ऑफ माइनस टाउ के, इसके ये प्रॉपर्टी होती है। कभी भी आर एक्स वाई टाउ आर एक्स वाई माइनस टाउ के बराबर नहीं होगा, जैसे उसमें था नहीं। अगर बराबर करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला है, और मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आर एक्स वाई टाउ इज़ नॉट इक्वल टू आर वाई एक्स टाउ। इनका मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखना कि जो बाद में लगा होता है ना, जो यहाँ पे जैसे वाई लिखा है तो आपने वहीं पे एडिशन करना है। अगर मैं इसकी बात करूँगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा इसको, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा ई ऑफ वाई ऑफ टी एक्स ऑफ टी प्लस टाउ। बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है, दोनों बराबर नहीं होते, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो, और ये दोनों बराबर नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि टाउ का इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो अगर एक में टाउ पुट करोगे, एक में माइनस टाउ पुट करोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तीसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर एक्स वाई टाउ दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन आर एक्स ज़ीरो, ठीक है, इंटू आर वाई ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी को याद रखना कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट ज़ीरो ऑफ एक्स, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट ज़ीरो ऑफ वाई, ये दोनों का जो रूट होता है ना, ये हमेशा इस नॉर्मल वैल्यू से बड़ा आएगा। उसके अंदर सिर्फ एक ही था, अगर उसकी बात करें ना तो उसके अंदर ऐसे था आर एक्स एक्स टाउ, ये हमेशा छोटा आया था किससे, और इक्वल आया था किससे, 0 से। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कभी यहाँ पे लिख दो आर एक्स वाई ज़ीरो, वो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ी है, ये अगर मैं इसको एक नंबर मानता हूँ, इसको दूसरा नंबर, ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है ना, और आपको पता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा आता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, आर एक्स एक्स ज़ीरो प्लस आर वाई ज़ीरो डिवाइड बाई 2। अगर ये दो नंबर हैं तो आपको पता है इनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है, और ज्योमेट्रिक मीन पहले से इससे बड़ा है। तो कई बुक्स में ये अलग से लिखे होते हैं, बट आपको समझ में आ गई ना कि ये वैल्यू इससे बड़ी है,
तो इससे तो बड़ी होगी ना हमेशा, अगर इससे बड़ी है तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास किसकी, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन की। ये प्रॉपर्टीज़ इतनी काफ़ी हैं, ठीक है। 2-3 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस इस पॉइंट का ध्यान में रखना कि ये इवन फंक्शन नहीं है। दूसरा आप एक्स वाई की पोजीशन का ध्यान रखना कि एक्स वाई की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से ही डिफाइन होता है। तो क्रॉस कोरिलेशन की आपको प्रॉपर्टी समझ में आई। अभी हम क्या करेंगे, ये जस्ट इसलिए था कि मैंने 2 क्वेश्चन कराए फिर थ्योरी कराई। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं गेट प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद थोड़ी और थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2014 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, एक्स ऑफ टी एक रैंडम प्रोसेस गिवन है, √2 ऐसे दे रखी है आपको, ठीक है। और इसमें बोला कि जो थीटा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसका मतलब ये है कि थीटा का जो PDF होएगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, 0 से 2 पाई, और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई। ये तो आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। और ये इसका PDF हो गया, PDF बन गया किसका, थीटा का, ओके। जो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड EXT1, XT2। तो आप क्लियरली यहाँ से देख रहे हो आपको क्या पूछा गया, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन पूछा गया। तो मैं इस अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है, PDF वाला यूज़ करना है या दूसरा यूज़ करना है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, मैं दोनों निकाल के मैं आपको एक निकाल के बताता हूँ, आप दूसरा निकालोगे तो सेम आएगा। सपोज मैं टाइम एवरेज वाला निकाल देता हूँ, तो आप बताओ EXT1 और EXT2 को कैसे डिफाइन किया था हमने, कैसे लिखा था, इसको लिखा था लिमिट t अप्रोच टू इन्फानेट, ठीक है, 1/t इंटीग्रेशन -t से लेके t/2 से लेके कैपिटल T/2 तक, -t/2 से t/2। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन XT1। तो XT1 जहाँ पे t है, T1 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, √2 साइन, ठीक है, √2 साइन 2 पाई T1 प्लस थीटा, ओके। और यहाँ पे X2t कितना आ जाएगा, √2 साइन T2 पुट कर दो इस बार, 2 पाई T2, ठीक है, T2 प्लस थीटा, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटू dt, इंटू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये ब्लू वाला चाहिए, ये अलग ध्यान रखना ब्लू वाला। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ क्या आएगा बताओ, ये आएगा लिमिट t अप्रोच टू इन्फानेट, ठीक है, 1/t। आप देख रहे हो √2, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, 2। तो ये बन जाएगा 2, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो ये क्या, देखो 2 साइन a साइन b, तो 2 साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos। 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 यहाँ से लिख देता हूँ, 2 साइन a साइन b, ये किसके इक्वल होता है, cos ऑफ a माइनस b, ठीक है, a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, हाँ ठीक है, ओके। तो पॉइंट ये, एक इनका पहले डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना है। तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं लिखना चाहूँगा तो थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, देखो इसमें से और इसमें से, तो ये आ जाएगा 2 पाई टाइम्स दोनों का डिफरेंस, 2 पाई टाइम्स T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। आपको पता है कोस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया। एक बार डिफरेंस माइनस, एक बार ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी को, ये बनेगा कॉस ऑफ देखो 2 थीटा आ जाएगा पहले, तो 2 थीटा आ जाएगा, प्लस उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, 2 पाई, उसके साथ क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। और क्या बन जाएगा T1, यहाँ पे लिख लेते हैं T1 प्लस T2, ओके। और इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया और 2 पाई कॉमन आ गया, ओके। यहाँ से ही बन गया इनटू, इस सारे की क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये 2 पाई का जो फंक्शन है, जो 2 पाई का फंक्शन है, तो अगर मैं इस पार्ट की इंटीग्रेशन करूँगा, देखो अब देखो यहाँ पे इसके लिए एक सेकंड रुको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए, अगर मान लो मैं T1 को t पुट करता हूँ, T1 को t, और T2 को क्या पुट कर लूँगा, t प्लस टाउ, ठीक है, इसको क्या पुट कर लेंगे, t प्लस टाउ। तो आप देखोगे यहाँ से जब इंटीग्रेशन करोगे ना आप इस पार्ट के, देखो जब आप ऐड करोगे तो ये पार्ट बनेगा t प्लस टाउ, तो ये 2t प्लस टाउ बनेगा। जब 2t प्लस टाउ करोगे तो जब ये पूरा ओवरऑल इंटीग्रेट करोगे, जब हम माइनस फुल साइकिल के लिए, तो ये जो पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आपको क्या देके जाएगा, ये पोर्शन आपको देके जाएगा 0। लेकिन यहाँ देखो इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का जब गैप चेक करोगे वो आएगा टाउ, वो
वो टाइम के इंडिपेंडेंट रहेगा, समझ लो, इस टाइम के क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा, जब ये कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2 cos ऑफ 2 पाई टाइम्स T1 माइनस T2, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये 0 बन गया। तो जब आप t की इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बनेगा, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे t बनेगा, वो t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपली आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ये वाला फैक्टर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन आता है a cos ओमेगा t प्लस थीटा, तो ठीक है, इसका जो आर एक्स टाउ होता है, जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है a²/2 cos ऑफ ओमेगा टाउ, ये होता है। तो टाउ बस यहाँ पे सिंपल ही है कि दो का डिफरेंस था, सिंपल सी बात इतनी सी थी। तो अगर आप देखो ध्यान से, a का स्क्वायर करोगे, रूट टू का स्क्वायर करोगे, 2/2 1, ये 1 आ रहा है देखो इसके साथ, cos ऑफ 2 क्योंकि ओमेगा था ना, यहाँ 2 दे रखा था ओमेगा, ठीक है, 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस टाउ। तो सिंपल T2 माइनस T1 भी सही है, अगर आपके पास ऑप्शन में T2 माइनस T1 है तो वो भी सही हो सकता है, T1 माइनस T2 भी सही हो सकता है। तो आपको क्लियर हुआ ये कि किस तरीके से आपसे गेट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी ये काफ़ी लेंथ होगी वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब मैं 2 रैंडम वेरिएबल को ऐड करता हूँ, रैंडम प्रोसेस को, नई जो रैंडम प्रोसेस बनती है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो और सीक्वेंस में देखते जाओ। अब देखो मैं मैक्सिमम गेट के क्वेश्चन कवर कर दूंगा, तो आपका ऑलमोस्ट ये जो रैंडम प्रोसेस है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अभी इस पार्ट के अंदर। और यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है, टोटल 2 नंबर का तो श्योर लगा के चलो, 2 का तो पक्का आएगा रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से सारा सिस्टम आना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तभी मिलेंगे, ओके, थैंक यू।